हेलो एवरीवन, माय साइंस पीडी के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस तरफ जरा ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको अपने लिए वैल्यूएबल लगती है तो हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए। तो देखिए, आज की वीडियो की बात करने से पहले जिस चीज़ने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो उसकी सारी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो उससे पहले हमको रिसोर्सेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं ये हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करते हैं। अब ये रिसोर्स क्या चीज़ है, जिसको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हम अगर रोज़मर्रा की लाइफ की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारा कोई ना कोई काम सॉल्व हो रहा है, कोई ना कोई काम कोई ना कोई ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर की एग्जाम्पल ले लो। अगर ये मार्कर नहीं होता तो मैं इस बोर्ड पर नहीं लिख सकता था। इस बोर्ड की एग्जाम्पल ले लो। ये बोर्ड नहीं होता तो मैं दीवार पर नहीं लिख सकता था। इस कैमरे की एग्जाम्पल ले लो। ये कैमरा या ये मोबाइल नहीं होता तो मैं शूट नहीं कर पाता, आपको वीडियो जो है ये नहीं पहुंच पाती। ये बुक नहीं होती तो हम पढ़ नहीं पाते, घर नहीं होता तो हम रह नहीं पाते। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हमारी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो रही है उसको हम कहते हैं रिसोर्स। डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्स इट इज़ अ सोर्स और सप्लाई विच वी कैन यूटिलाइज टू फुलफिल आवर नीड। कहता रिसोर्स एक ऐसा सोर्स या एक ऐसी सप्लाई है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अब रिसोर्सेज के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपकी इस बुक में 2 तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है। 2 तरह से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, मतलब कहां से रिसोर्स आ रहा है उसके बिना पर रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, यानी कि कितनी अमाउंट में हमारी अर्थ पे वो अवेलेबल हैं उसके हिसाब से रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन पे। रिसोर्स कहां से आ रहा है उसकी बेस पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अब हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो टर्म से ही पता लग रहा है, नेचुरल मतलब कुदरती। जो रिसोर्सेज हमको कुदरती तौर पे मिलते हैं, यानी कि जो हमको फ्री ऑफ कास्ट कुदरत हमको दे रही है, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कास्ट हैं और सबके लिए अवेलेबल हैं, सब इसका फायदा उठाते हैं। जैसे कि एयर, हवा जो हम सांस ले रहे हैं, अगर इस ऑक्सीजन के लिए हमको पे करना पड़ेगा तो हम एक दिन के ऑक्सीजन के लिए पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट है। उसी तरह से वाटर की बात करें, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कास्ट हैं। दूसरी तरह के रिसोर्सेज हैं मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड का मतलब टर्म ही बता रही है इंसान द्वारा बनाए गए या इंसान जिन चीजों को बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, दिस बोर्ड, दिस कैमरा, दिस मोबाइल फोन, बस, ट्रेन, कार, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मैन मेड हैं। इनसे भी हमारा कोई ना कोई काम जो है वो पूरा हो रहा है, कोई ना कोई जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन हमको इनके लिए पे करना है। हमको इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए कुछ पैसा खर्चना पड़ता है। ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स एंड आर आर्टिफिशियल इन नेचर आर कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनाने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ी है और वो आर्टिफिशियल इन नेचर हैं, कुदरती तौर पर वो नहीं बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, पेन, पेपर, क्लॉथ, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बस, ट्रेन एटसेट्रा। तो ये बात हो गई बेस्ड ऑन द ओरिजिन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म हो जाने वाली। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स हो गया जो कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड अमाउंट में हैं और हमारी एक्टिविटीज से वो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सूरज की रोशनी है,
एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनलिमिटेड हैं और हमारी एक्टिविटी से ये ख़त्म नहीं होने वाली हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली to get vanished by human activities in future are termed as inexhaustible natural resources। ऐसे रिसोर्स जो हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं और हमारी एक्टिविटीज से वैनिश होने के चांसेस नहीं है, खत्म होने के चांसेस उनके नहीं हैं, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। अब दूसरी टाइप की बात करें तो वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो खत्म हो जाएंगे अगर हमने उनका इस्तेमाल जो है वो ध्यान से नहीं किया, यानी अनकंट्रोल्ड हमने यूज किया, हमने उनको बचाया नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, अगर ज़ाया करते रहे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू गेट वैनिश्ड बाय अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज इन फ्यूचर आर टर्म्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जो हमारी अनलिमिटेड जो एक्टिविटीज हैं, यानी अनकंट्रोल्ड जो एक्टिविटीज हैं, अगर हम ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और एक्सप्लॉइटेशन उनकी करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम बेताशा जंगल काटेंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम लोग अपने जो फायदे के लिए जानवरों को मारते हैं, जैसे हाथी को मारते हैं, जैसे कि किसी दूसरे जानवर को मारते हैं, यानी कि उनकी स्किन या उनके जो दांत हैं उनके तस्करी करने के लिए हम उनको मारते हैं, तो उससे क्या होगा, वो जानवर खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। कोल एंड पेट्रोलियम, ये कोयला और पेट्रोलियम जो है ये भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हमने इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोल एंड पेट्रोलियम भी हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हो गया टाइप्स की बात। अब बारी आ जाती है, हम कोल की तरफ अब बढ़ेंगे। तो कोल कहां से आती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब कोल की बात आती है। कोल क्या चीज है? कोल यानी कोयला। अब ये कोयला क्या है? इट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स तो आपने पढ़ लिया कि एग्जॉस्टिबल क्या होता है। ये वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री है। हमारे अगर मुल्क की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरे सोर्सेज की बात करें कोल के अलावा तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये सारे सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ ये फॉसिल से बनता है। अभी फॉसिल क्या चीजें हैं? फॉसिल का मतलब होता है डेड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स रहते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद ये ब्लैक इन कलर है और सख्त होता है पत्थर की तरह। आप इस पिक्चर में देखो, ये एक ढेर है कोयले का, तो ये पत्थर की तरह सख्त होता है और काला होता है देखने में। उसके बाद ये हमारी कंट्री की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब कोयला बनता कैसे है? क्या प्रोसेस है कोयला बनने का? तो कोयला जो बनाने का प्रोसेस है ये कोई आर्टिफिशियल या कोई मैन मेड प्रोसेस नहीं है। हम लोग लेबोरेटरी में कोयला तैयार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें लाखों साल लग जाते हैं कोयला तैयार होने में। इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, क्योंकि एक बार अगर ये रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो दोबारा कोयला बनने तक इंसानियत, कायनात खत्म हो जाएगी। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है डेड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज से। बहुत लाखों साल पहले की बात है, लगभग नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो जमीन है, जो समतल जमीन यानी कि जो नीचे के एरियाज थे, जो लो लाइंग एरियाज, वेटलैंड्स थे, उसमें बहुत घने जंगल हुआ करते थे, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और वो नेचुरल काजेस से, जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, अर्थक्वेक या वॉल्केनोज जो थे, उनसे वो फॉरेस्ट अर्थ के अंदर दब गए। अब फ्लड तो आपको पता है, फ्लडिंग का मतलब फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक हो गया जैसे भूकंप आ गए, भूकंप हो गया अर्थक्वेक, और वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब हो गया ज्वार भाटा, ज्वालामुखी का फटना। इन सब कारणों से वो हमारी अर्थ के नीचे दब गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साल दर साल होते गए, तो और ज्यादा लेयर्स उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती गई, जिससे क्या हुआ, वो और नीचे कंप्रेस होते चले गए। वो जैसे जैसे नीचे कंप्रेस होते चले गए तो जमीन के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कोयले में तब्दील हो गए।
अब ये एक दो दिन की बात नहीं है, लाखों सालों का प्रोसेस है, तब जाकर कोयला तैयार होता है फ्रॉम डेड वेजिटेशन, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो क्योंकि प्लांट्स में ज्यादा अमाउंट में होती है कार्बन, इसीलिए ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इनटू कोल, उसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पूरा प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने लिखा, इट इज फाउंड फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड ट्रीज बिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ हैड वेरी डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द अर्थ ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कॉजेज लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस. As years passed, more and more layers of soil got deposited over them and they got compressed inside the earth. Due to high temperature and pressure inside the earth, the fossils of plants slowly got converted into coal. यही चीज मैंने आपको समझाई कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर उनमें ज़मीन के अंदर हो गया तो वो जो डेड वेजिटेशन के फॉसिल्स थे वो कोयले में तब्दील हो गए। तो ये हो गया फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब कोयले के इस्तेमाल क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, कोयले का इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में और इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़, कोयले से 3 मेन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। उनका इस्तेमाल क्या है ये मैं आगे आपको बताता हूं। नेक्स्ट है कि जब पास्ट में डीजल इंजन ज़्यादा फेमस नहीं था, डीजल इंजन जब तक नहीं आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे स्टीम इंजन हुआ करता था। तो स्टीम बनाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती थी, यानी जो पानी को बॉयल करके स्टीम बनाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती थी, उसके लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। थर्मल पावर प्लांट्स में आज भी जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर जो हीट जनरेशन का काम है, यानी जो बिजली हम जनरेट करते हैं हीट से, तो उसके लिए जो हीट जनरेशन का काम है उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन है, फिनोल है, नेफ्थलीन है, उसमें भी कोल एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये कुछ यूजेस हैं कोयले के। अब कोल से 3 जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये कैसे निकलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जलाते हैं, द बर्निंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। उस प्रोसेस से 3 चीजें निकलती हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब ये कोक जो है ये हार्ड है, टफ है, पोरस है और ब्लैक इन कलर है। कोक इसका पहला प्रोडक्ट, ये ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इसको कहा जाता है। इसका यूज कहां होता है? सबसे पहले इसका यूज जो है एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टील फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जब हम करते हैं जमीन से तो उसमें एक प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में कोक जो है वो यूज होता है। दूसरा है कोल तार। कोल तार जो है ये थिक, ब्लैक, अनप्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। गाढ़ा होता है, काला होता है रंग में, और इसकी स्मेल जो है काफी गंदी होती है, यानी कि एक भद्दी सी स्मेल होती है। इस्तेमाल इसका क्या है? इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ये लगभग इसमें 200 सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसका यूज क्या है? ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक है, परफ्यूम है, एक्सप्लोजिव है, ड्रग है, डाइज है, बैंड्स हैं। उसके अलावा मेटलिंग ऑफ रोड्स, हमारी जो रोड्स होती है ना इसके ऊपर जो लुक डालते हैं, इसमें भी कोल तार का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो है इसकी जगह बिटुमिन ने ले ली है। बिटुमिन जो है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अब वो इस्तेमाल हो रहा है कोल तार की जगह पे। अगला है कोल गैस। अब कोल गैस का इस्तेमाल क्या होता है? कोल गैस कैसे बनती है? जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं उस दौरान जो गैस रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस का इस्तेमाल सबसे पहले 1810 में लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में 1820 में 1820 में इसका स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के टाइम पे इसको लाइटिंग के लिए नहीं, इसको एज ए सोर्स ऑफ हीट इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो हैं ये कोल प्रोसेसिंग यूनिट के आसपास एस्टेब्लिश होते हैं, वहां पर कोल गैस इस्तेमाल होती है एज ए सोर्स ऑफ हीट। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।